कुछ इस तरह मैं अपनी वफा की मिसाल देता हूँ, कुछ इस तरह मैं अपनी वफा की मिसाल देता हूँ, कोई कुछ पूछे तो हंस के टाल देता हूँ। सो अगेन सभी को नमस्ते जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, हेल्थ एंड हर्टी, तुसी सारे वधिया होंगे। अब देखो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये शेर व शायरी कहाँ से शुरू हो रही है। देखो मैंने एंड में कहा कि कोई पूछे तो हंस के टाल देता हूँ। वैसे मैं हंस के तो खैर क्या ही टालना है, आपको तो पता ही है सर, कोई चीज़ हम टालते नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन की वीडियो है इसको हम पिछले कुछ दिनों से टाल रहे थे क्योंकि समय ही नहीं लग पा रहा था। तो सोच रहे थे कल, फिर परसों, नरसों, इस तरह काफ़ी सारे दिन चलो निकल गए। वैसे कुछ ज़्यादा दिन नहीं निकले हैं। आई होप सो कि आज भी आपका उतना ही इंटरेस्ट होगा ट्रांसलेशन में जितना कि पहले था। तो अपने ट्रांसलेशन की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए कंसेप्ट्स को हम आपके सामने लाए हैं और पुराने कंसेप्ट्स की रिवीजन तो हमेशा से रहेगी। आइए देखते हैं आज की जो हमारी ये वीडियो है, अगेन प्रेजेंट टेंस पे आधारित है। और इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं वीडियो को लाइक करने वाला हूँ और मैं वीडियो को लाइक करने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर करने वाला हूँ है और यहाँ पर ही, इतना सा फर्क है। तो जहाँ पर ही आ जाए हम इज अ मार, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ये प्रीपोजिशन लगानी होती है अबाउट लगानी होती है। और उसके बाद 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी फिर द वीडियो यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट लगाना हो। तो क्या बन जाएगा, आई एम अबाउट टू लाइक द वीडियो। ठीक है जी। और इसमें क्या है, मैं वीडियो को लाइक करने वाला हूँ, तो आई एम टू लाइक द वीडियो। देखो सारी चीज सेम है, फर्क कहाँ है, सिर्फ एक अबाउट का। यहाँ एम के बाद सीधा 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ पर एम के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने पहले अबाउट लगाया और इस तरह सेंटेंस को बनाया। और इससे मिलता जुलता आज के हमारे ट्रांसलेशन में भी एक सेंटेंस है, देखते हैं आप लोग कर पाएंगे या नहीं। खैर इससे पहले कि आप लोग करें या ना करें, मैं एक बार आप लोगों को ये सारे ट्रांसलेशन को बता देता हूँ, हिंदी और पंजाबी दोनों में, ताकि आप लोग अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएं। आपके पास क्या है तो हाडे कोल की है, आपके पास क्या नहीं है तो हाडे कोल की नहीं है। वह बोलता रहता है, वो बोलता रहता है। क्या तुम पढ़ते रहते हो कि तुसी पढ़ते रहते हो, सारी दिहाड़ी पढ़ते रहते हो, यानी कि वह क्या पढ़ता रहता है, वो की पढ़ता रहता है। हम वाक्य का अनुवाद करने वाले हैं, असी वाक का अनुवाद करने वाले हैं, यानी कि उन्होंने ट्रांसलेट करने वाले। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना। मुझे पढ़ाना पड़ता है, मैंने पढ़ाना पैंदा है। आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, तुसी लोगों नूं या तुहानू पढ़ना पैंदा है। प्रधानमंत्री जी अगले महीने लंदन जाएंगे, भविष्य की बात आ गई। आज आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ये प्रेजेंट की सीरीज में भविष्य वाला क्या कर रहा है सेंटेंस हुई। कोई बात नहीं, सब पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी अगले महीने लंदन जाएंगे, प्रधानमंत्री जी अगले महीने लंदन जाएंगे। मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा, मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। फ्यूचर की गल, मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है, दे दिया। मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिता यानी कि इस्तीफा दे दिता। त्याग पत्र को आप इस्तीफा कह देते हैं, इस्तीफा दे दिता। अब देखो पास्ट का सेंटेंस आ गया, तो फ्यूचर का भी आया हुआ है, पास्ट का भी आया। इसका मतलब आज बहुत तगड़ी सीरीज होने वाली है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग टेंसेस को भी इन्वॉल्व करने का मौका मिलेगा। लास्ट में मैंने लिखा है 12 नंबर पे है, महर्षि दयानंद जी ने कहा। महर्षि दयानंद जी, ये नाम तो आपको अब याद हो ही गया होगा। ये वही है जिन्होंने विश्व की पहली गौशाला हरियाणा की रेवाड़ी में खोली थी, और महर्षि दयानंद ही थे 19वीं सदी में वेदों के उद्धारक, वेदों का प्रचार करने वाले, जिन्होंने दुनिया को, लोगों को वेदों की नॉलेज दी, वेदों के ज्ञान के बारे में बताया। क्योंकि नॉर्मली लोग वेदों को नहीं पढ़ते, जबकि देखो असली ज्ञान तो वेदों में ही है। ठीक है जी। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा, शिक्षा सभी बीमारियों की औषधि है। महर्षि दयानंद जी ने कहा, महर्षि दयानंद जी ने कहा, शिक्षा सारी बीमारियां दी औषधि है, यानी कि दवाई है। औषधि है यानी कि दवाई आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और तो हम हिंदी पंजाबी च दस चुके हैं, तुसी मतलब इस वीडियो को रोक के पॉज करके सारे के सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लो, फिर मैं तुहानू दसूंगा इनका की आंसर बनना है। ठीक है जी, पॉज कर लो। हाँ जी,
तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, हम तक तो सारे ने कर लिया होना तो मैं हम स्टार्ट करते हैं कि मैं किदा की मतलब बाधा आओ। देखिए पहले सेंटेंस तो आपके पास क्या है, किसी के पास कुछ है या नहीं है। पास होना यानी कि पोजेशन, पोजेशन के लिए हम लोग हैव लगाते हैं, हैज, हैव, हैड, यही चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। तो सबसे पहले WH वर्ड लग गया क्योंकि आंसर डिटेल्ड आ रहा था। WH के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब डू लग गई, डू के बाद सब्जेक्ट लगना था, यू लग गया, उसके बाद मेन वर्ब जो कि हैव लगा है, और हैव यहाँ पर स्टेटिव वर्ब बन रहा है यानी कि किसी एक्शन को करने की बात नहीं बल्कि पोजेशन की बात कर रहा है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहाँ पर क्या चीज़ आएगा ये बात आपको पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाई जा चुकी हैं, तो उन बातों को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आपके पास क्या नहीं है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता बल्कि किसमें आएगा, डिटेल्ड आएगा। तो व्हाट, WH के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब डू, डू क्यों आया क्योंकि यू के साथ तो डू ही लगता है। व्हाट डू यू नॉट हैव, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो व्हाट डू यू नॉट हैव, आपके पास क्या नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हाट डोंट यू हैव। डोंट, डू हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट लगा सकते हो, मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है व्हाट डोंट यू हैव, तो ये भी सही है। आगे देखिए, वह बोलता रहता है, वह गाता रहता है, चलता रहता है, मतलब कोई काम करता रहता है। पहले इसे जस्ट पहले की वीडियोस में हमने इसी तरह के सेंटेंस देखे थे, तो ये आप अच्छे से बना सकते हो। ही कीप्स या फिर गोज ऑन, चाहे कीप्स ऑन लगा लो चाहे गोज ऑन लगा लो, एक ही बात है, इसलिए मैंने बीच में स्लैंटिंग लाइन दी है ताकि आप दोनों में से कोई भी एक चीज लगाकर ये सेंटेंस पूरा कर सकें। ही कीप्स, अब ही है तो SEIS तो लगना ही था, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ही कंटिन्यू टू स्पीक, आप ऐसे भी कह सकते हो। अगर कंटिन्यू लगाओगे तो कंटिन्यू के साथ टू लगता है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है बट यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है जी, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखा जाए, क्या तुम पढ़ते रहते हो, लो इंट्रोगेटिव आ गया, और क्या से शुरू हो रहा है तो जवाब हाँ या ना में आएगा। जवाब हाँ में या ना में है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट है यू और यू के साथ लगता है डू, तो डू यू कीप ऑन रीडिंग, क्या आप पढ़ते रहते हो। अब इसी तरह अगर आप मान लो क्लास में बैठे और क्लास में बातें कर रहे हो तो मैं क्या कहूँगा, आप बातें करते, क्या आप बातें करते रहते हो। डू यू कीप ऑन टॉकिंग, और डू यू गो ऑन टॉकिंग, और डू यू कंटिन्यू टू टॉक, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे देखा जाए, वैसे इसको कहने का एक और चौथा तरीका भी है और वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अगर वो तरीका आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका वो चौथे वाला आंसर, मतलब जो चौथा तरीका हो सकता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई करें। जरा मैं देखूँ आपने कितना प्रैक्टिस किया है। क्या कि वीडियो तो देखो आप लोग देख ही लेते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना प्रॉपर, इसलिए चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। रजिस्टर लो, पेन लो, पहले सारे सेंटेंसेस को लिख लो, जो पंजाबी च लिखना है पंजाबी च, हिंदी च लिखना है हिंदी च लिखो, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन बनाओ, फिर वीडियो को आगे मूव करो जिमें मैं सॉल्व करा है। अब आओ आप आगे देखिए, हम वाक्य का अनुवाद करने वाले हैं, असी बात का अनुवाद करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, आने वाले समय में ना हम कुछ करने वाले हैं। तो वी आर टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, देख लो इज़ा मार लगा के TO2 तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रांसलेट करना यानी कि अनुवाद करना, तो ट्रांसलेट टू ट्रांसलेट हो गया, सीधी गल है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, ये वही, ये जो है ना वी आर टू ट्रांसलेट, ये वही सेंटेंस है जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने इसको सॉल्व करवाने से पहले शुरू किया था। पूरी वीडियो के इस सोल्यूशन से पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उन्हीं 2 क्वेश्चंस के तर्ज पर ये बना हुआ है। ये अबाउट टू वाला नहीं है बल्कि पहले वाला है। आगे देखिए, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। देखो मजबूरी है हमारी, कोई कंडीशन है कि हमें कोई काम करना पड़ता है या करना पड़ेगा, इस तरह से भी अगर भविष्य की भी बात हो ना कि हमें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो भी हम लोग हैव टू या हैज टू लगा के कह देते हैं। मतलब भविष्य में कोई काम मजबूरी के तहत हमें करना पड़ेगा या प्रेजेंट में हमें कोई काम मजबूरी के तहत करना पड़ता है, तो इन दोनों के लिए हम लोग हैव टू या हैज टू लगा लेते हैं। हैव टू या हैज टू लगाने के बाद अब टू लग गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जनरली स्टूडेंट याद रखते हैं कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
अरे भाई लगती है, मैंने कब कहा नहीं लगती है, लेकिन वो टेंस चैप्टर में लगती है ना। और ये थोड़े से मिसलेनियस सेंटेंस के हैं, ठीक है जी, मिसलेनियस टाइप के हैं, मतलब ये किसी प्रॉपर टेंस से बिलोंग नहीं करते। वैसे ये प्रेजेंट का है, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब एंड में ता है आया है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है। आगे देखिए, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, यू पीपल हैव टू रीड या यू पीपल हैव टू स्टडी। अब देखो प्लूरल है तो हमने हैव लगा दिया, अगर सिंगुलर होता तो हैज भी लग सकता था। उसे पढ़ना पड़ता है, उसਨੂੰ पढ़ना पैंदा है, ही हैज टू स्टडी, ऐसे भी हो जाता। प्रधानमंत्री जी अगले महीने लंदन जाएंगे। आज की वीडियो में सबसे तगड़ा जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपको मिलने वाला है वो यहीं से मिलने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी अगले महीने लंदन जाएंगे, तो भविष्य की बात है ये। भविष्य की बात को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कह सकते हो। अगर भविष्य की ऐसी बात जो निर्धारित हो, पहले से अपना टाइम टेबल बना हुआ है और ऐसी घटना है ये जिसका वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया पे जिसका असर पड़ने वाला है या बहुत पूरे देश पे असर पड़ने वाला है, अगर ऐसी कोई बात हो तो देख लो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं। और एक बात और, प्रधानमंत्री जी अगले महीने लंदन जाएंगे, ये एक पॉजिटिव बात है और भविष्य की बात है। पॉजिटिव बात है, भविष्य की बात है, तो इस तरह की बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। द पीएम इज लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस इज लीविंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की मतलब फ्यूचर की बात कर सकते हैं। एक तो ये पहली बात हो गई। और देखो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं तो उससे भी हो जाएगा, द पीएम लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, तो दोनों ही सही है। आप देख रहे हो बात भविष्य की है, लेकिन इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, और ये पहले से फिक्स है, मोर देन 90% ये फिक्स है कि हाँ जी ये काम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर इसकी खबर मान लो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आएगी, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में या टीवी की न्यूज़ में भी हेडलाइंस में अगर आएगी ना, तो हेडलाइंस ऐसे बनेगी, द पीएम लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। और जो नीचे वाली जो बॉडी दी होगी है ना, हेडलाइन तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया, लेकिन नीचे वाली जो लाइन दी होगी ना उसमें हम विल शैल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं द पीएम इज लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, इस तरह भी कहा जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले इन सारी बातों का पता हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना इजी हो जाता है। आगे देखें, मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा, तो ये समझाने के लिए मैंने ये स्पेस छोड़ी थी। अब क्योंकि मैंने समझा दिया है तो आप आई होप सो इस बात को समझ पाए होंगे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। अब जब क्रिकेट की कमेंट्री होती है, मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई भी मैच हो रहा है, तो कमेंट्री करते हैं। जो कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेंगे, क्योंकि ये तो देखो घोषित डिक्लेयर हो चुका है ना, सबको पता चल, ये तो फिक्स है कि आज रात 8 बजे ये मैच होगा, तो फिक्स बात है। अगर कोई एक्शन फिक्स हो जाए है ना कि ये चीज़ होगा ही होगा, और नियर फ्यूचर में, एक तो होगा और वो भी नियर फ्यूचर में, ठीक है जी। ये नहीं कि 1-2 साल बाद की हम बात करें, 1-2 साल बाद की बात हो जाएगी तो फिर विल शैल लगाना पड़ जाएगा, लेकिन नियर फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, कुछ होगा, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा, द मैच स्टार्ट्स एट, तो कमेंट्री भी मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो स्टार्ट्स लग जाएगा, स्टार्ट्स एट 8 PM लग जाएगा। अब देखो PM से पता लग रहा है कि बात रात की हो रही है। अब रात के लिए अलग से हमें एट नाइट लगाने की जरूरत नहीं है, हमने PM लगा दिया तो उसे पता चल रहा है कि हमकी बात रात की हो रही है। मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, लो जी। अब ये इसमें आया है या, और आपने तो पास इंडेफिनिट, अगर आपने वीडियो देखी है, पास इंडेफिनिट की वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है, तो उसमें मैंने हिंदी डंटी में बताया आपको कि या, आ, ई, ए, अगर इस तरह के सेंटेंस रहे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो ये तो बात पास्ट की हो गई, लेकिन पास्ट की बीती हुई घटना, 1, 2, 3 दिन पहले की जो घटना होती है, उसका जब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनता है ना, तो वो हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ध्यान रखना इस बात का, 1, 2, 3 दिन पहले की जो घटना होती है और अगर वो न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन रही है तो वो हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहेगी। तो इसका क्या होगा, द सीएम रिजाइन्स, RESIGNS,
तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होते, इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ पाते। खैर, लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा, शिक्षा सभी बीमारियों की औषधि है। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा, कब कहा? पास्ट में कहा। तो महर्षि दयानंद सेड, बात पास्ट में थी, सेड लगा दिया। लेकिन जो बात उन्होंने कही, शिक्षा सभी बीमारियों की औषधि है, मतलब शिक्षा, एजुकेशन से सभी बीमारियां या सभी बुराइयां, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं वो एक तरह से बीमारियां ही हैं, उन सभी बीमारियों की एक जड़ी बूटी है या औषधि है, हम कह सकते हैं एक दवाई है एक तरह से। ठीक है जी। तो ये बात तो एक जनरल फैक्ट है ना, एक जनरल फैक्ट है ये। और जो भी जनरल फैक्ट होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होती हैं, वो सारी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। कोई साइंटिफिक फैक्ट हो गया या जनरल फैक्ट हो गए, इन सबको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो कैसे होगा? एजुकेशन इज पैनेशिया, एजुकेशन इज पैनेशिया फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों की औषधि है। वैसे फॉर की जगह आप ऑफ भी लगा सकते हो, ऑफ इज पैनेशिया ऑफ ऑल इल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर द लगाना पड़ेगा, द पैनेशिया ऑफ ऑल इल्स। ठीक है जी। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही दमदार है, उसमें बहुत दिमाग लगाकर आप लोगों ने बनाना है। मैं वो क्वेश्चन आज आप लोगों को जरा होमवर्क वाला दे दूँ। हाँ जी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। अभी अभी इन सारे क्वेश्चंस को करने के दौरान मैंने आपको बताया कि अगर आप भविष्य में कोई काम करने वाले हैं, नियर फ्यूचर में, अगर आप नियर फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं और वो काम फिक्स है कि वो होना ही होना है, उसका टाइम टेबल बना हुआ है, पूरी दुनिया को पता है कि हाँ जी ये काम तो होने वाला है, तो इस तरह के जो एक्शन है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है जी। और आपने देखा कि जो भविष्य की बात है उसको हम लोग प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन में भी रख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक बात आपने जरूर ध्यान देनी है कि देखो, पीएम का कहीं आना जाना या मैच का जो होना है, ये सब क्या है? ये सब फॉर्मल एक्शन है, इनफॉर्मल नहीं है। आपकी मर्जी नहीं है कि कितने बजे भी शुरू कर लोगे, ये सारे फॉर्मल एक्शन है, मतलब पर्टिकुलर रूल्स प्रोटोकॉल्स को पूरा करके ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो इस तरह की बातें अगर रहेंगी ना, तो ये कंटिन्यूअस में भी रह पाएंगी, और ये बातें कंटिन्यूअस में भी रह पाएंगे और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी रह सकती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो चलो दोनों को रखकर मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अगर कोई इनफॉर्मल बात है तो वो बात कभी भी, अगर कोई इनफॉर्मल बात है तो वो बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो भविष्य में होने वाला है, तो और वो भी नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, इनफॉर्मल के केस में। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने एक कोशिश करना है, सॉरी एक मिस्टेक मैं कर रहा हूँ शायद यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भविष्य की कोई बात है और वो इनफॉर्मल वे में है, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट का कंटिन्यूस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नहीं रह सकते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। ही डैश अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर में होगी, तो फ्यूचर में होगी तो क्या लगाए? हैज़ लगाए या फिर इज हैविंग लगाए? क्या लगाना सही रहेगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब अपना दिमाग लगाना यहाँ पर, और इस तरह ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को आप जानने का प्रयास करना, अपनी तरफ से जानने का प्रयास करना। फिर जब हम इसका सलूशन बताएंगे तो इसमें आपको ये सारी बातें खुलकर आपके सामने आएंगी कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया गया है। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर करना है कि इसका ए ऑप्शन बन रहा है हैज़ या फिर बी ऑप्शन बन रहा है इज हैविंग, क्या लगाना सही होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।